बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि ब्रेकआउट क्या होते हैं और रियल ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है और बिफोर ब्रेकआउट सेटअप क्या होता है। यानी कि हम कई बार देखते हैं कि स्टॉक का ब्रेकआउट तो आ जाता है, पर स्टॉक कई बार घूम के वापस उसी रेंज में आ जाता है। तो हम फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो ब्रेकआउट को समझने से पहले हमें इन दो टाइप की कैंडल्स को समझना होगा। यदि कोई भी एक छोटी कैंडल बनती है जिसके अंदर बॉडी भी छोटी होती है और शेडो भी छोटी होती है, तो उसको एक डोजी कैंडल कहा जाता है। और यदि कोई एक ऐसी कैंडल बने जिसके अंदर शेडो बहुत छोटी हो और बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो उसको मारूबोजू कहा जाता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डोजी हमेशा ये इंडिकेट करते हैं कि प्राइस में कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि वो ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो एक रेंज के अंदर जब भी ट्रेडिंग हो रही होती है तो हमें इस टाइप की डोजी कैंडल्स दिखाई देती हैं। और मारूबोजू कैंडल एक डायरेक्शनल कैंडल होती है, यानी इसके बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि स्टॉक का प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो जब भी डोजी कैंडल्स बनती हैं और उसके बाद एक बड़ी मारूबोजू कैंडल बनती है, तो उस सेटअप को बिफोर ब्रेकआउट सेटअप भी कहा जाता है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में अलग अलग करेक्टिव पैटर्न्स के बारे में जाना था, जैसे कि यदि कोई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वो एक रेक्टेंगल रेंज में काम कर सकता है, जिसमें अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस होती है और नीचे एक सपोर्ट होता है। ऐसे ही यदि कोई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो एक ट्रायंगल वे में भी, यानी कि सिकुड़ता हुआ एक ट्रायंगल बना सकता है जिसमें एक इंक्लाइंड रेजिस्टेंस होती है। तो ऐसे केसेस में, या फिर अगर हम मान लें कि अगर अप साइड में कोई हमें कप और हैंडल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उस केस में भी अगर हमें ये जानना है कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं और जो जा रहा है वो रियल जा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। ब्रेकआउट का तो सीधा मतलब यही होता है कि जब भी प्राइस किसी एक करेक्शन रेंज के बाहर निकल जाता है तो उसको एक ब्रेकआउट बोला जाता है। पर अक्सर ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को ये दिक्कत आती है कि जब भी स्टॉक प्राइस मान लीजिए इस रेंज के बाहर निकला और यहाँ पे वो पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं, तो स्टॉक का प्राइस अक्सर घूम के वापस आ जाता है और ये जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाता है। तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए जिससे इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो एकदम रियल है। तो जैसा जस्ट अभी पहले हमने बिफोर ब्रेकआउट सेटअप की बात की है, यदि किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास में, किसी भी पैटर्न के रेजिस्टेंस एरिया के पास में यदि हमें वो बिफोर ब्रेकआउट सेटअप दिखाई देता है, तब इस चीज़ के चांसेस 90% हो जाते हैं कि यहाँ से प्राइस एक नया ट्रेंड शुरू कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये ट्रायंगल वाली करेक्शन है, इसमें मैंने एक इंक्लाइंड रेजिस्टेंस बना रखी है और इस रेजिस्टेंस के पास यदि यहाँ पे मान लीजिए एक छोटी डोजी कैंडल बनती है और उसके बाद एक बड़ी मारूबोजू कैंडल बनती है, तो इसको एक ब्रेकआउट सेटअप बोला जाएगा। और साथ में हमें एक चीज़ और नोटिस करनी होती है, वॉल्यूम्स। नीचे हम किसी भी चार्ट में देखेंगे तो नीचे बार्स बने होते हैं जिनको वॉल्यूम्स बोला जाता है। वॉल्यूम जो है हमें एक पार्टिसिपेशन दिखाते हैं कि उस स्टॉक में कितना पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो जब भी मारूबोजू कैंडल बनती है तो हमें उस समय नोटिस करना होता है कि उस समय जो वॉल्यूम का बार बन रहा है वो बाकी वॉल्यूम्स जो बन रहे थे पिछले दिनों में उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये सेटअप रियल है। अब कोई भी चीज़ 100% तो सही नहीं हो सकती, ये भी हो सकता है कि इस तरह के ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए, पर चांसेस इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि इस टाइप के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो अक्सर टिकते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, पहले तो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया था और उसके बाद इसमें बहुत लंबे समय तक एक करेक्शन चलती रही थी। तो ये देखिए, स्टॉक का प्राइस एक इंक्लाइंड वे में नीचे की तरफ बार बार ट्रेंड लाइन पर ऊपर आके रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर नीचे की तरफ आ रहा था। पर जब ये रेजिस्टेंस अपने ट्रेंड लाइन के ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटी छोटी डोजी कैंडल्स बन रही थी। उसके बाद एक बड़ी कैंडल के साथ में इसमें एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद और बड़ी कैंडल, उसके बाद और बड़ी कैंडल। तो इस केस को एक मारूबोजू केस ही बोला जाएगा। और बिफोर ब्रेकआउट सेटअप तो इसमें क्वालिफाई हो गया है, क्योंकि यहाँ पे छोटी कैंडल्स बनने के बाद ही बड़ी कैंडल बनी है और वो भी एकदम रेजिस्टेंस के पास में। और हमने तीसरी चीज़ भी नोटिस करी है कि वॉल्यूम भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पार्टिसिपेशन भी पिछले दिनों के कंपैरिजन में, ये देखिए यहाँ पे कितना कम वॉल्यूम हुआ करता था और यहाँ देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इस चीज़ के अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाला जो प्राइस है अब दोबारा इस रेंज में वापस नहीं आएगा और यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद भी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन रही हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ के चांसेस अब इससे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इसके बाद एक मारूबोजू कैंडल यहाँ पे फिर से बन सकती है। इस एग्जाम्पल में भी देखिए
यहाँ पे पहले स्टॉक नीचे की तरफ आया, उसके बाद यहाँ पर एक स्टॉक की एक रेंज बन गई थी रेक्टेंगल में, और जब ये रेक्टेंगल के अपर साइड पर स्टॉक पहुंचा तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही थी, पर वहाँ पर इसने छोटी छोटी डोजी कैंडल्स बना दी और उसके बाद प्राइस एक बड़ी कैंडल के साथ में ऊपर गया है जिसको मारुबोजू कैंडल बोला जाएगा, और हम वॉल्यूम भी नोटिस कर रहे हैं कि वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ नहीं आया है, भले ही एक रेंज में ही अटका रहा हो। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन अगर खींच देता हूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, तो जब भी प्राइस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास गया वापस जरूर आया, पर ये जब दोबारा ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे दो छोटी डोजी कैंडल बनाने के बाद ही इसमें इतनी बड़ी मारुबोजू कैंडल बनी है। तो यहाँ पे वो वाला सेटअप क्वालिफाई हो जा रहा है, और तीसरी चीज़ जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे क्वालिफाई हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट आ रहा है वो एक रियल ब्रेकआउट है। इस केस में भी देखिए ब्रेकआउट आने से पहले यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी, और इस रेक्टेंगल वाली रेंज से पहले हमने देखा कि छोटी छोटी डोजी कैंडल्स बनी हुई थी, और उसके बाद प्राइस जो है वो बड़ी कैंडल के साथ बाहर निकला, और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स इसने बना दी हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप देखिए ज़्यादा बन रहे हैं, यानी ये जो ब्रेकआउट था वो रियल था। उसके बाद स्टॉक एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में चला गया था, इस वजह से आपको ये दिख रहा है कि स्टॉक का प्राइस पूरी तरह से रिट्रेस हुआ है। पर आप यदि इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, यानी कि इसको डेली की जगह या वीकली या मंथली चार्ट में देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक और पुराने बड़े ट्रेंड का करेक्शन कर रहा है। फिर इस करेक्शन की कंप्लीशन के टाइम पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भी यदि मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया के पास, यानी कि इस जगह के आसपास हम देखेंगे कि यहाँ पे छोटी छोटी डोजी कैंडल्स बनी हैं, और उसके बाद एक बड़े कैंडल के साथ में यानी मारुबोजू कैंडल के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, और वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं पास्ट वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो अब इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये प्राइस जो है वापस घूम के इस रेंज में नहीं आएगा और यहीं कहीं पर टिक के कुछ दिनों में ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में भी देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल रेंज बनी हुई थी, और जब प्राइस इस रेंज में आके अटक गया था उसके बाद ब्रेकआउट से जस्ट पहले हमने देखा कि यहाँ पे 2-3 छोटी डोजी कैंडल्स बनी हैं, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल के साथ में रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है जिसको मारुबोजू कैंडल कहा जाएगा। और नीचे वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पे प्रीवियस डेज के वॉल्यूम के कंपेरिजन में बड़ा वॉल्यूम दर्ज किया गया है। सेम यही चीज़ बाद में रिपीट हुई, फिर स्टॉक एक रेंज में फंस गया है, और उसके बाद हमने देखा कि ये रेंज का जो ब्रेकआउट आया वो बड़ी कैंडल के साथ में आया, और यहाँ उससे पहले एक डोजी बनी थी और नीचे वॉल्यूम भी ज़्यादा थे, यानी कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो एक रियल ब्रेकआउट है। इसमें भी देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, और उसके बाद यहाँ से प्राइस छोटे छोटे डोजी बना के नीचे की तरफ आने लगा था, और एक साइडवेज करेक्शन टाइप की सी कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यदि मैं इसमें ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, एक मारुबोजू कैंडल बना है, हमें यहाँ तीसरी चीज़ जो वॉल्यूम ज़्यादा होने चाहिए थे वो नहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केस में इस चीज़ के थोड़े से डाउट हो जाते हैं कि हो सकता है कि ये ट्रेंड समाप्ति की कगार पे हो। तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद प्राइस बिल्कुल लौट के उसी जगह पे वापस आ जाता है, और हो सकता है अभी आगे भी वापस ही आ गया हो। इसमें भी देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल करेक्शन चल रही थी, जब ट्रायंगल करेक्शन कंप्लीट हो गई तो मैं यहाँ पे यदि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अगर खींच देता हूँ तो उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस ऊपर निकलने लगा। तो यहाँ तो हमें कोई मारुबोजू कैंडल नहीं दिखाई दी, पर उसके बाद सडनली एक मारुबोजू कैंडल बन गई है, और हमने देखा वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी एक रियल ब्रेकआउट में ही कंसिडर किया जाएगा। ये बड़ी कैंडल बनने से पहले हम यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं बता सकते थे कि ये नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ब्रेकआउट सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बड़ी वाली नहीं बनी है। तो ऐसे में एक डाउटफुल केस रहता है, पर जब बड़ी कैंडल बन गई तो उसके बाद ये इस चीज़ की कंफर्मेशन आ चुकी है कि अब ये स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो कुछ दिनों के रेंज के बाद ये स्टॉक और काफ़ी ऊपर भी गया। इस एग्जाम्पल में बिफोर ब्रेकआउट सेटअप काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें भी देखिए स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक इस रेंज में यहाँ पर रहा था और एक ट्रायंगल टाइप किसी करेक्शन कर रहा था। इसमें भी यदि मैं ट्रेंड लाइन खींच दूँ तो ये अपने सपोर्ट एरिया जो कि यहाँ से है, छोटी छोटी यहाँ पे डोजी कैंडल्स बनी है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि एक मारुबोजू कैंडल है, और वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रीवियस डेज के कंपेरिजन में आ रहा है। और उसके बाद मान लीजिए यदि कोई इस जगह पे भी एंट्री ले लेता, बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिल जाता। अब आपके मन में 2-3 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनका भी मैं अभी रिप्लाई कर देता हूं। पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमें एंट्री कब लेनी है, ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट के बाद में। तो जब भी ट्रेंड के आखिरी में यानी रेजिस्टेंस के आसपास अगर हमें डोजी कैंडल दिखाई देने लगती है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। पर ब्रेकआउट आए बिना यदि आप ट्रेड लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ तेजी से आ जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें कम से कम इनिशियल ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, और ब्रेकआउट आने के बाद यदि हम लेते हैं तो उसमें अपसाइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का यही रिप्लाई होगा कि जब ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद हमें उसके अंदर एंट्री प्लान करनी चाहिए।
दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि कितना रिस्क है। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल होती है उसका जो बॉटम वाला एरिया होता है उसी को ही एक स्टॉप लॉस एरिया बोला जाता है। यानी कि किसी भी हालत में यदि ये स्टॉक इसको घूम के वापस नीचे काट देता है तो उस केस में हमें इसमें से एग्जिट का प्लान करना चाहिए, भले ही हमें कितना लॉस हो रहा हो। और हमें ट्रेड भी उसी तरह से प्लान करने चाहिए कि हम इतना लॉस झेल सकें, क्योंकि प्राइसेस तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, पर हम सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। जिधर हायर प्रोबेबिलिटी होती है, यानी ब्रेकआउट के बाद अगर अपसाइड की प्रोबेबिलिटी है तो हम उसमें काम करेंगे, पर गलत होने के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं। और यदि मान लीजिए कि ब्रेकआउट आ जाता है और ब्रेकआउट आने के बाद यदि छोटी छोटी डोजी कैंडल बन रही होती हैं तो भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ से एक और ब्रेकआउट आ सकता है। तो उस केस में इस टाइप का जब डोजी का सेटअप बन रहा होता है फिर से, तब हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए, इससे पहले कि दोबारा दूसरा एक ब्रेकआउट आ जाए। तो आशा करता हूं कि इन एग्जाम्पल से आप ये थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि असली ब्रेकआउट्स को कैसे पहचाना जाता है। आप भी कुछ एग्जाम्पल्स खोल के देखिए और ट्राई कीजिए कि क्या आप उनमें एक रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या। यदि किसी भी चार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अभी उसका QR कोड भी आपके सामने आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।